यह दो शब्दों से क्या हुआ है मिलकर, एक प्रो और एक नाउन। देख, प्रो जो शब्द है इसका मीनिंग होता है इंस्टीड ऑफ, या इसी को आप बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड आपको हिंदी में बोल सकते हैं के बजाय, और इन प्लेस आपको बोल सकते हैं के स्थान पर, ठीक है ना। और नाउन को आप जानते ही हैं कि क्या कहा जाता है भाई, नाम बताने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और नाम आप जानते हैं किसका किसका होता है, पर्सन्स का, एनिमल्स का, ठीक है ना, बर्ड्स का, प्लेसेस का एंड थिंग्स का। इन सब के क्या होते हैं, नाम। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि ये जो जितने नाउन हैं इनके स्थान पर या इनके बजाय, ठीक है ना, जो भी शब्द आएगा वह क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो डिफिनीशन क्या बन के आ गई कि अ वर्ड दैट replaces a noun is called pronoun। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में या आप ये भी बोल सकते हैं अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना कि जो एक नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है। तो ये वाली बात लिख डालना, हो जाएगा ना। लिखो अब एग्जाम्पल के रूप में देखो कि जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बेसिक, एकदम बेसिक से समझो, पूरी बात कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं किंग इज ग्रेट, क्या लिखता हूं, बहुत एक जेन्युइन एग्जाम्पल है, किंग इज ग्रेट। किंग यहाँ क्या है, नाउन है। किस तरह का नाउन है जी, बोलना किस तरह का नाउन है। किंग कई होते हैं ना, तो कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन हो गया, तो कॉमन नाउन होने के बाद अगर मैं इसके जगह ये लिखता हूं कि ही इज ग्रेट, क्या लिखे हो, ही इज ग्रेट। तो इस नाउन के प्लेस पे जो आया, या इस नाउन को जो वर्ड रिप्लेस किया, हटा दिया, उसके जगह पे आ गया, वही शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो ही इज प्रोनाउन, ठीक है ना। इतनी बात। और भी एग्जांपल लिख सकते हो कि सीता लव्स मोहन। सीता क्या है, नाउन है। किस तरह का नाउन है, प्रॉपर नाउन है। भाई एक है ना, तो प्रॉपर नाउन होगा। इसके जगह अगर लाख रहे सब सी लव्स मोहन, ठीक है ना, या कुछ भी लिख सकते हो। इस सीता जो नाउन है, इसके जगह जो वर्ड आया, यानी सीता जो नाउन को जो रिप्लेस किया, इसके स्थान पे जो आया, वही शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, चिल्ड्रेन, प्लुरल है ना, चाइल्ड का बहुवचन है। चिल्ड्रेन आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, अगर ये मैं लिखा, और चिल्ड्रेन के जगह अगर मैं ये लिख देता हूं दे सब, दे वर्ड लिखा, दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। इसका मतलब ये जो कई चिल्ड्रेन बच्चे हैं, इन बच्चों को जो रिप्लेस किया नाउन, उसको क्या बोला गया, जो प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन बोला गया। तो दे इज प्रोनाउन, ठीक है ना। ये हो जाएगा, लिख डालो इतना। आप पर्सनल प्रोनाउन चार्ट देख लो। पहले देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये पहले इसको तोड़ते हैं, तो एक शब्द निकलता है पर, दूसरा निकलता है सन, और तीसरा निकलता है क्या, अल। तो पर को आप बोल सकते हैं ना, पर इनकम या पर व्यक्ति, ऐसे बोलते हो ना।
तो ये हो गया, पर को आप क्या समझो, इच या एक समझ सकते हो। और सन यहाँ बेटा वाला है ना, तो बेटा को बेटा न करके ह्यूमन ले लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एल को क्या ले लोगे, रिलेटेड, यानी जो स्वयं से यहाँ रिलेटेड है उसी की बात किया जाएगा। इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के तरह देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या क्या होगा। इससे पहले ये जान लेते हैं कि अ पर्सन ऑफ पार्टिकुलर नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। अ पर्सन ऑफ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हो जी, बोलो, विशेष बोलते हो। यहां देखिए, अब ये है प्रोनाउन और इधर लिखा हुआ है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आएगा, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, इसको भी समझ लीजिएगा एक लाइन में। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो या तो स्पीकर होगा या तो राइटर होगा। कौन होगा, स्पीकर या राइटर। यानी कि अब ये समझ लीजिएगा, स्पीकर या राइटर का मतलब लेखक या वक्ता। तो जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं जो हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। या आई टीच यू, ठीक है ना, आई टीच यू करिए, तो आई हुआ फर्स्ट पर्सन और वो स्पीकर हुआ जिसके पे काम किया जाता है, अर्थात जो श्रोता होता है, जिसको लिसनर या ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है ना, लिसनर या क्या बोलेंगे, ऑडियंस, ठीक है ना, ऑडियंस, ऑडियंस। तो वो क्या होता है, श्रोता होता है। तो ये सुनता है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आई टीच यू, तो यू जो हुआ वो सेकेंड पर्सन हुआ। क्योंकि सुनने का काम किया। और थर्ड पर्सन होता है कि जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से जिसके बारे में बात करेगा वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने तुमसे कहा कि वह नहीं आएगा, ये मैंने बोला, मैंने तुमसे कहा वह नहीं आएगा। तो जिसने काम किया वो फर्स्ट पर्सन, जिससे कहा वो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात होगा वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। तो यानी कि जिस तरीके से जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, उनको कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए, एक होता है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव, या इसी को क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो नाम के जगह यानी जो सब्जेक्ट की जगह आएंगे वही क्या कहलाएंगे, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। कौन कौन है तो इनको देख लेना, आई है, वी है, यू है, ही है, सी, इट, दे। आई जो होगा वह सिंगुलर होगा, ठीक है ना, आई जो है यहाँ क्या होगा, सिंगुलर होगा। और वी जो होगा वह आपका सिंगुलर भी होगा, सॉरी ये ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल होगा। वी क्या होगा जी, वी प्लूरल होगा। एक बात और ध्यान रखना, आई को लेके एक विवाद है और उस विवाद को तुम कहीं भी जाके पूछो, समझो, बातचीत करो, उस पर डिबेट करो। वो आई को लेके क्या है कि आई अगर सिंगुलर है, आई अगर सिंगुलर है तो आई के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं, जबकि हैव हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप आई यहाँ, जैसे तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि अगर आप आई यहाँ सिंगुलर बना रहे हैं तो वहाँ जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हैव का प्रयोग क्यों करते हैं, समझ में आ रहा है ना। और इसको तुम लोग ढूंढ के भी लाना कि मतलब कि वो क्यों ऐसा होता है,
क्या हम उसको प्लूरल भी बोलें या सिंगुलर भी बोलें, कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा, तो इस बात को आपको ढूंढ के लाना है, पूछ के लाना है। आप जिससे पूछ सकते हो, गूगल से पूछ सकते हो, यूट्यूब से पूछ सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, हजारों किताब से पूछ सकते हो। इस सवाल का जवाब ढूंढ के लाना, ठीक है ना। जो ढूंढ के लाएगा उसको 100 रुपया इनाम दिया जाएगा, 101 रुपया। समझ में आ रहा है ना, 101 रुपया का इनाम रहेगा। और नहीं ढूंढ के लाए तो फिर 501 रुपया दे देना तुम। आई को हिंदी में क्या बोलते हो, मैं, और वी को क्या बोलते हो, हम या हम सब, ठीक है ना। ये बोल सकते हो, हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, बाकी आप तुम यहाँ कर सकते हो। यहाँ यू बोलते हो क्या, तुम या आप। ही क्या होता है, वह, लेकिन किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। ही किसके लिए होगा जी, पुल्लिंग के लिए। एक वचन है, इधर मैंने लिखा है, देखिएगा एक चीज और, यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा, दोनों के लिए प्रयोग होगा। तो जब यू सिंगुलर होगा तो वहां यू को हिंदी में आप तुम बोलेंगे या आप बोलेंगे, लेकिन जब वही प्लूरल होगा तो इसको तुम या तुम लोग या आप लोग बोल देंगे, ठीक है ना, आप लोग। समझ में आ रहा है। जब इसको प्लूरल सेंस में कहें तो ज्यादातर ये बेहतर रहता है कि ये बोल दें कि तुम लोग या आप लोग, ठीक है ना। इस तरीके से बोलें तो ये प्लूरल सेंस ज्यादा दिखाएगा। क्लियर है। उसके बाद से यहाँ देखिएगा सी है, इसको भी हिंदी में क्या बोलेंगे, वह, और ये भी किसके लिए प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के प्रयोग। दूसरा क्या, इट, यह नॉन लिविंग के लिए यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए ज्यादा प्रयोग होगा, यह मैंने लिख दिया। दे क्या है, वे, और वे जो है वो एक तरीके से जो प्लूरल टर्म यहाँ बना है, देखिएगा ये सारे सिंगुलर हैं, ही, सी, इट, ये सब सिंगुलर हैं, और जो प्लूरल है इसका वो दे है। अगर आपसे ये बात पूछता है कि ही, ये जो टीचर भर्ती या बेसिक जो एग्जाम होते हैं, बेसिक एग्जाम का मतलब जो शिक्षा से संबंधित, या कोई भी व्यक्ति जब आप प्राइमरी जूनियर लेवल पे किसी को पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो यहाँ पूछ सकते हैं कि ही, सी, इट का प्लूरल क्या होगा, तो वहाँ ही, सी, इट का प्लूरल क्या बता देंगे, दे का बता देंगे, तो बात क्लियर हो जाएगी, यानी दे प्लूरल कंडीशन में यूज होगा। तो ये जो जितने हैं, अगर आपको आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है और सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव केस। पजेसिव एडजेक्टिव केस का देखिए दो तरह का प्रोनाउन यहाँ बटेगा, एक ही तरह की बात को दिखा रहा होगा तो इसलिए आपको लगेगा कि ये सेम नाम कहीं एक ही तो बात नहीं है, लेकिन ये डिफर है, इसको देखेंगे। ये है पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव शब्द इसको डिफर करेगा, यहाँ प्रोनाउन शब्द डिफर करेगा। दोनों का मतलब संबंध को ही दिखाना है। पजेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। दोनों चूंकि संबंध को ही दिखाएंगे, लेकिन कैसे कैसे वो अलग अलग हैं स्ट्रक्चर में, अपने फॉर्मेट में, उसको देख लेंगे। देखिए जब एडजेक्टिव केस की बात होगी ना, इसको अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको स्पष्ट भी हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव केस पहले तो क्या होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ठीक है ना। तो माई का मेरा, आवर का हमारा, योर का तुम्हारा या आपका, हिज उसका, हर उसकी, इट्स इसका, देयर उनके, ठीक है ना। देयर उसका हो जाएगा, देयर उनके है ना, देयर उनका हो जाएगा। चलिए अब इसी का माइन हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, इट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, देयर्स। बस थोड़ा सा अंतर है, मैं एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, बाकी आगे इसको डिटेल करेंगे। जैसे ये जो प्रोनाउन है ना पजेसिव एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव वाले में नाउन का आना है, क्या आएगा इसके बाद, नाउन आएगा। जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, तो माई के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा, इसके पहले नाउन आ जाएगा। जैसे मैं एक जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आगे मैं आपसे बात फिर इस पे करूंगा, कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दिस इज एक छोटा सा एग्जांपल, माई पेन। समझ में आ रहा है ना। तो ये माई लगा, इसके बाद क्या हुआ है, नाउन आया। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि दिस पेन इज माई कि माइन, तो यहाँ आंसर क्या होगा, माई कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या, माइन, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। नाउन क्या आ गया है,
पहले आगे। तो यही प्रयोग होगा इन दोनों में और इससे क्वेश्चन पूछता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। यहां तक हो गया, ये हो गया ना। अब इसी का होता ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस तो वीएमआई है एक तरीके से समझ लीजिए। और कहाँ वीएमआई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस में। कहाँ जी, किसमें, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग जम के आएगा। अगर यहाँ आप अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव केस, तो जो पैसिव वॉइस की कहानी क्या है कि पैसिव का मतलब है कि जहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो, लीड करे, ऑब्जेक्ट की ही प्रधानता हो, यानी ऑब्जेक्ट की ही वैल्यू हो, बाकी सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, तो जो प्रोनाउन है अगर उसका भी तो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। तो यहाँ क्या हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, वी का अस, यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, ही का हिम, ही का हर, इट का इट, दे का देम। अब एक आता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस मतलब एक तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, ये स्वयं का इंग्लिश है। रिफ्लेक्सिव केस का मतलब क्या, स्वयं का। जैसे ये दो तरीके से, एक तो देखिए पहले ये सेल्फ, तो सेल्फ लगता है सिंगुलर के लिए, सेल्फ क्या लगता है, लेकिन अगर इसी चीज को कर देंगे सेल्व्स तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल के लिए हो जाए। आप जानते थे ना, अगर किसी शब्द में एफ है और वो नाउन के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वीएस जोड़ते थे, ये पढ़े हैं ना पीछे, अभी जब हम नंबर पढ़ रहे थे वहां पढ़े थे। तो यही माई सेल्फ सिंगुलर है, यानी आई सिंगुलर है, तो हमने इसके लिए क्या लगाया, माई सेल्फ लगाया। वी क्या है, वी क्या है बताओ, प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, सेल्फ लगाया। ये भी ध्यान रखना, कई जगह इसके वजह से भी गलती दे देता है, एरर पार्ट बना दिया जाता है कि अगर वो दे देगा क्या कि उसके जगह आवर सेल्फ की जगह आवर सेल्फ दे देगा और तुमको पढ़ने के फ्लो में लगेगा वो सही है, और वीएस वहां से गायब कर देगा। तो योर सेल्फ है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हिम है, हिम सेल्फ होगा सिंगुलर है, हर सेल्फ होगा सिंगुलर है, इट सेल्फ होगा सिंगुलर है, दे जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या लगा है, देम सेल्फ लगा है। समझ में आ गया पॉइंट ना। तो ये तक बात थी। चलो इसको देख लो जल्दी से, कैसे अब इसको थोड़ा थोड़ा मतलब एक तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, बस वही ना, यहाँ तक तो बात हो गया है। अब कैसे इसको याद करेंगे कि जल्दी याद हो जाती है। एक चीज यह देख सकते हो कि जो सेल्फ वाली कहानी है, सेल्फ वाली कहानी में क्या होगा कि ये माई जो है ना, इसी में क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा, और आवर जो है ना इसी में क्या लग रहा है, सेल्फ लग रहा है। योर जो है इसी में क्या लग रहा है, योर सेल्फ। अब एक चीज यहाँ, मतलब ये जो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन है इसी में सेल्फ लग जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसी में क्या लग जाएगा, सेल्फ लग जाएगा। ये जो हिम है ना, हिम में क्या लग जाएगा, हिम सेल्फ। हर जो है इसका क्या लग जाएगा, सेल्फ। इट जो है इट सेल्फ, और देम जो है सेल्फ। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ऐसे। यानी इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में सेल्फ लग रहा है और इसके ऑब्जेक्टिव केस में क्या लग रहा है, सेल्फ लग रहा है। तो ये याद हो जाएगा। तो ये भी चीज अपनी कॉपी में इंडिकेट करना होगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, भूल लेने। समझ में आ रहा है ना जी। ये अगर मान लो मैंने याद किया माई, तो इसको समझ लेना, ऊपर के जो तीनों हैं इसमें सेल्फ लगेगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हो गया। फिर इन सब का बनाना होगा हिज, ही का, तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि यू का जो होता है, ये वाला पॉइंट, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सेम रहेगा। ये और आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी आपको क्या करना है, हिज का पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, सेम होगा। ये भी याद कर लो, नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये सारी चीजें मतलब थोड़ा सा और ऐड कर लोगे तो इसको याद करने में क्या होगा, फायदा मिल जाएगा, हो जाएगा ना। लिख डालो इसको, जल्दी से लिखो, इंडिकेट कर लो इसको। कहाँ पे पढ़ लिए थे हम लोग ना, तो उस चार्ट पे ही क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो अगर रूल पहला देख रहे हैं तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स, यहाँ ध्यान देंगे, उसके प्रॉपर नंबर, जेंडर और किस केस में, केस के भार में।
यानी कि जैसे नाउन का आप नंबर पढ़े थे, जेंडर पढ़े थे ना, नंबर एक सिंगुलर टू प्लुरल और उसके बाद से जेंडर मास्कुलिन फेमिनिन कॉमन, इस तरीके से था, केस पढ़े थे। उसी तरीके से नाउन के जगह पे जो शब्द यूज हो रहा है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के भी नंबर जेंडर केस होंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे प्रोनाउन का नंबर है कि नहीं, आई है सिंगुलर या प्लुरल, यू सिंगुलर या प्लुरल, ठीक है ना, वी, ये नंबर हो गया। जेंडर क्या हो गया कि ये मास्कुलिन है कि फेमिनाइन है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर आप सी देख रहे हैं, इट देख रहे हैं, दिस ही देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, किस जेंडर का ही रूप है। तो ये देख लीजिएगा। तो यही कहने का मतलब है कि अगर प्लुरल प्रोनाउन होगा तो इसका मतलब उधर नाउन भी क्या रहा होगा, प्लुरल रहा होगा। अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो नाउन भी क्या रहा होगा, सिंगुलर रहा होगा। तो इसी पे मैं एक एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें तो दिया है कि इन मॉडर्न टाइम इट इज नाउ क्लियर दैट पेरेंट्स आर मोर सीरियस फॉर इट्स चिल्ड्रेन एंड देयर फ्यूचर। तो अभी आप पेरेंट्स देख रहे हैं, तो पेरेंट्स में क्या होते हैं जी, माँ बाप, माँ बाप होते हैं ना। तो ये पेरेंट्स, तो ये प्लुरल हो गया, तो यहाँ आर लगा, यहाँ तो करेक्ट है। यहाँ मोर सीरियस फॉर, अगर प्लुरल होता है तो प्लुरल के लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं, गलत। किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वर्तमान समय में जो पेरेंट्स हैं वो फॉर देयर चिल्ड्रेन एंड देयर फ्यूचर के लिए क्या है, सीरियस है। देखिए यहाँ देयर क्या हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ नाउन क्या है, प्लुरल, प्लुरल नाउन है, तो इसका प्रोनाउन भी क्या हो गया, प्लुरल हो गया। आगे देखेंगे, आवर कंपनी इज वर्किंग हार्ड फॉर देयर ग्रोथ बाई 2025। आवर कंपनी मतलब हमारी कंपनी, हमारी कंपनी कई तो बता नहीं रहे, अगर कंपनी कई रहता तो कंपनी के जगह पे कंपनीज लगता, वाई हट के IES लग जाता, प्लुरल हो जाता। इसका मतलब कंपनी क्या है जी, एक है, और एक है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, इज आया है। यहाँ तक ठीक है। अगर ये जो नाउन है यानी सब्जेक्ट नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसका जो प्रोसेस होगा यानी पूरा जो प्रोनाउन होगा वो भी एक तरीके से क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ क्या लगा है जी, और कंपनी इज वर्किंग हार्ड फॉर देयर लग गया, और देयर किस केस में लगता है जी, प्लुरल के केस में। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, सिंगुलर है। तो अगर यहाँ से चीज उठ के आ रही है तो यहाँ सिंगुलर लगाना होगा, तो यहाँ क्या लगाओगे, इट्स, ठीक है ना, इट्स कर लेना, इट्स ग्रोथ बाय 2025 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस टाइम इंडिया इज नॉट मेकिंग, ये तो हो गया आपका नंबर पे। अब जेंडर पे देख लेंगे, दिस टाइम इंडिया इज नॉट मेकिंग हर प्रोग्रेस गुड। तो देखिए दिस टाइम इंडिया, अब जेंडर की बात कर रहे हैं तो इंडिया का जेंडर क्या क्लियर है, इंडिया जो नाउन है, हम भले भारत माता कहते हैं लेकिन भारत माता का जेंडर है, हम वैसे ही एक स्ट्रक्चर में डिजाइन किए हैं कि यह भारत माता है। दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है जिस देश की एक माता होती है और एक पिता होते हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी क्या हैं, राष्ट्रपिता हैं, और एक भारत माता है। भारत माता को ध्वज लेके देखते होंगे, सिंह के पास खड़ी हैं, यही होता है ना। तो लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हम ये नहीं कहेंगे कि भारत जो जेंडर है वो फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, उसका जेंडर नॉट क्लियर ही नहीं है। तो अगर देखेंगे कि दिस टाइम इज नॉट मेकिंग, दिस टाइम इंडिया इज नॉट मेकिंग हर प्रोग्रेस गुड, इंडिया का जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है एक तरीके से। यहाँ आप क्या करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे, इट्स प्रोग्रेस गुड। समझ में आ गया। यू कैन इजली, अब देखिएगा ये जेंडर पे हो गया, समझ में आ गया। अब केस पे देख लीजिएगा, यू कैन इजली ड्राइव अ कार एज फास्ट एज, देखिए जितना आप करते हैं उतना ही, जितना मैं, यू कैन इजली ड्राइव यानी तुम चला सकते हो उतना ही आसानी से एक कार, जितना फास्ट मैं चलाता हूँ इन मी दिस टाइम। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये मी, देखिए ये जो ड्राइव करने वाला प्रोसेस है उसी वर्ब से दो चीजें जुड़ रहा है, दो सब्जेक्ट, एक मी जुड़ रहा है और एक कौन जुड़ रहा है, यू। यानी इस ड्राइव से कौन कौन जुड़ रहा है जी, मी और यू, यानी दोनों ही वर्ब क्या कर रहे हैं,
ड्राइव करने का, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आप देखें, अगर यह देख रहे हैं कि यू जो है किस केस में है जी, सब्जेक्टिव केस में। यू किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस का संबंध बनेगा, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस का संबंध बनेगा। ऐसे केस में आपको मी को रिमूव करना होगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो ये वाला आंसर क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखता हूं, ही एंड मी विल सून स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। देखिएगा अभी ही एंड मी, ही क्या है बाबू, सब्जेक्टिव केस है, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये वाला पॉइंट क्या करना है, कैंसिल करना है। ही मी के जगह क्या लिखोगे, आई। तो ही एंड आई विल सून स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, करेक्ट हो गया। यू आर बेटर देन आई एम। तो देखिए यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ तक क्लियर है। यू आर बेटर देन आई, आई भी यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे केस बनाते समय, अंतिम में जो प्रोनाउन आता है, क्योंकि यह जो सब्जेक्ट होता है वो इधर ही के हेल्पिंग वर्ब से जुड़ा ही होता है, और यहाँ एम जो है वो अंडरस्टूड है, यानी छिपा हुआ है एक तरीके से, दिमाग में रखिए। यहाँ तक बात क्लियर है, नोट कर लो इतना। चलो अब दूसरा देख लो। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम देख रहे हैं कि जो दूसरा था उस चार्ट में, वो एक था पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, और उसके बाद से था क्या, पजेसिव प्रोनाउन। तो दोनों शब्द में हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पजेसिव है, क्या देख रहे हैं, पजेसिव है। तो पजेसिव को हिंदी में बोलते हैं एक संबंध, पजेशन बोलते हैं ना, संबंधी, पजेसिव। तो देखिए इस पजेसिव का मतलब अगर आप देख रहे हैं तो इट इंडिकेट्स क्लोज पोजीशन और ओनरशिप और रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन। अर्थात एक नाउन का जो क्लोज रिलेशंस दिखाने का काम करेगा कौन, पजेसिव। यानी दोनों जो होंगे, यानी पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, एक नाउन के संबंध को दिखाने के लिए ही प्रयोग होंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक और जो नाउन का मतलब कि नाउन की जगह पे कोई भी शब्द आ सकता है प्रोनाउन के रूप में। तो ये जो सोचना है कि आखिर जब ये दोनों नाउन के रिलेशन को ही दिखा रहे हैं तो फिर ये अलग अलग क्यों हैं, तो इनका प्रयोग कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उन सारी बातों को देखेंगे। तो जो पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है वो डायरेक्ट टर्म में यूज होता है। किस टर्म में, अब डायरेक्ट टर्म का मतलब क्या है कि उसके साथ कोई ना कोई चीजें पर जुड़ी होंगी साथ साथ। और इनडायरेक्ट टर्म का मतलब नहीं होता है, कहते हैं लोग कि हम फिजिकली नहीं मेंटली जुड़े हैं। तो जो चीज मेंटली जुड़ता है वो इनडायरेक्ट होता है, जो चीज फिजिकली जुड़ता है वो क्या होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट को एक और समझ सकते हैं कि वो सामने उसको दिखाना पड़े साथ साथ ही, और इनडायरेक्ट का मतलब उसको दिखाना ना पड़े, वो अटैचमेंट हो। देखिएगा यहां देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में देख रहे हैं कि कौन कौन शब्द होता था प्रोनाउन के रूप में, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, देयर का दे का देयर। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। और इसके बाद क्या आया है, नाउन। यानी इन सारे शब्दों के बाद, सारे वर्ड्स के बाद कहीं ना कहीं एक नाउन आएगा। ये समझ में आ गया, इसलिए इसको डायरेक्ट टर्म बोला गया, एडजेक्टिव केस बोला गया प्रोनाउन का। क्यों, जैसे माई फादर आप बोलते हैं, माइन फादर तो बोलते नहीं है। अभी आगे आप एग्जांपल देख रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, तो ये भी, इसमें भी पजेसिव है, रिलेशन को दिखाएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का इट्स, दे का देयर्स। इसके पहले नाउन आएगा, देख रहे हैं ना, इसके पहले कहीं ना कहीं नाउन आएगा, और इसके क्या रहा होगा, बाद में नाउन आएगा। समझ में आ रहा है ना। इन सारे शब्दों में जो नाउन होगा इनके पहले आ गया होगा, इन सारे शब्दों के बाद नाउन क्या होगा, बाद में आएगा। हम एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने कि दिस इज माइन बुक। क्या दिया है, दिस इज माइन बुक। यहां बुक क्या है जी, नाउन है, और नाउन क्या है, बाद में आया है। तो जब नाउन बाद में आता है तो माई लगेगा या यह सब लगेगा,
तो माइन का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्लियर हो रहा पॉइंट ना। नाउन क्या हुआ है बाद में, यहां देखेंगे यू, या इसको देख लीजिए, दिस बुक इज माई। अब बुक क्या है बाबू, नाउन है, और बुक जो है नाउन पहले आ गया है, देख रहे हैं ना, पहले आ गया है, तो यहां माई का प्रयोग न करके क्या करेंगे, माइन का प्रयोग करेंगे। पॉइंट क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड बी सीरियस फॉर द वर्क ऑफ आवर। यहां देखिए यू शुड बी सीरियस, यू शुड बी सीरियस फॉर द वर्क ऑफ आवर, अपना काम की बात हो रहा है, तो वर्क जो है वो नाउन है और आवर आ गया है, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, आवर को हटा के आवर्स लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ नाउन क्या हुआ है, पहले आ गया है, तो ये वाले फॉन्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मैं देखता हूँ एक और एग्जांपल, योर हाउस इज सो स्मॉल वाइल माई इज नॉट। देखिएगा योर का जो संबंध है वो किस पे है जी, हाउस पे है, ठीक है ना। अब योर का संबंध हाउस पे है, तो यानी हाउस, इस देखिए ये जो था इसके बाद नाउन आया, क्या है, नाउन इसके बाद में है ना, लेकिन इसके जो है ये क्या आ गया है, पहले नाउन आ गया है। समझ में आ रहा है, इस माई को क्या बदलना होगा, माइन में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है भाई, इसके बाद आया तो हम योर लगाएंगे, और इसके पहले आ गया, इसके पहले या बाद में कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ इसके पहले, यानी हाउस से कनेक्शन किसका है, योर का है और इस माइन का है, तो इसका तो डायरेक्ट टर्म में बना, लेकिन इसका कैसे बन गया, इनडायरेक्ट। पॉइंट क्लियर है ना। ये देखिए एक और एग्जांपल यहाँ देख लीजिए कि ही इज सीरियस फॉर हिज वर्क एज वेल एज आवर। देखिए ही इज सीरियस फॉर हिज वर्क, तो हिज वर्क कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो प्रोनाउन है इसके बाद क्या आया है जी, नाउन आया है, तो यहाँ तो ये सही है भाई, हिज वाला प्रयोग तो वही होगा ना जब उसके बाद नाउन आएगा, लेकिन यहाँ आवर है, इसके बाद नाउन आया ही नहीं है, आवर के बाद नाउन आया ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या करना होगा, आवर्स। क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया है, नाउन आ गया है। क्लियर। यू आर लुकिंग लाइक हर्ष मदर। अभी देखना मदर क्या है बाबू, नाउन है, कॉमन नाउन है, यहाँ हर्ष आ गया है, तो नाउन बाद में आया है तो हर्ष का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन ये पहले लेकर आता है, तो फिर नाउन जिसके बाद में प्रयोग होता है उसके लिए क्या प्रयोग करोगे, हर का प्रयोग करोगे, इसमें से एस हटाना पड़ेगा, अर्थात हर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो ये मेजर रूप से आपके सारे एग्जाम्पल थे जिसको आपको बहुत बेसिक से समझना था। अगला आप देखेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। चलो देख लो, ऑब्जेक्टिव केस वाला देख लो, ये बहुत ज़्यादा देखो, ये VMI कर लेना, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रेगुलर टर्म वाला टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। तो ये देख लो ऑब्जेक्टिव केस, जो प्रोनाउन हमारा था कौन कौन था जी, सब्जेक्टिव का इसका आई, बी, यू और क्या था, ही, सी, इट और फिर क्या, दे। तो इसी का ये सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्टिव केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है कि ये कब प्रयोग होगा, क्योंकि प्रोनाउन दो जगह यूज होगा, एक तो सब्जेक्ट की जगह पे, एक तो ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो सब्जेक्टिव हो रहा है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होगा, तो आफ्टर, यानी किसके आफ्टर होगा, तो लेट के बाद होगा, एक शब्द क्या आ गया, लेट, फिर मेन वर्ब के बाद होगा, और फिर इसके बाद किसके बाद होगा, प्रीपोजिशन के बाद होगा, यानी तीन शब्दों के बाद जो होगा ये जो सारे जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस के, इनका इस्तेमाल होगा। क्लियर है ना। अब चलिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल देख रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई नो ही फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मैं जानता हूँ उसको लंबे समय से या बहुत दिनों से।
तो यहाँ क्या है जी, ही है ना। अब यहाँ देखो ही है, और यहाँ क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब के बाद यहाँ क्या आया है, ही आया है। तो ही कैसा है, सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव है। तो इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे। तो ही की जगह क्या होगा, आई नो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना होगा। एक और एग्जांपल देखता हूँ, दे डू इट्स। यहाँ देखिए डू है ना, और डू क्या है आपका, मेन वर्ब है। डू डज हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मेन वर्ब भी आता है। लेकिन अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये सीधे सीधे क्या है, मेन वर्ब है। और आपको अच्छे से पता है कि दो टेंस ऐसे हैं जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में है, दे डू मेन वर्ब आ गया। इसके बाद जो प्रोनाउन आया देखिए वो इट्स आया, और इसके लिए क्या प्रयोग होगा, इट्स प्रयोग ना होकर क्या होगा, इट प्रयोग होगा। क्लियर है ना, ये दिमाग में रखिए। अब यहाँ देखिएगा, दिस गिफ्ट इज फॉर ही एंड आई। अब गिफ्ट है, इज है, और यहाँ फॉर है। फॉर क्या है आपका, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो आया हुआ प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है। और अभी मैंने आपको लिखवाया है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, आई का मी। तो दिस गिफ्ट इज फॉर हिम एंड मी, यह गिफ्ट उसके लिए और मेरे लिए है। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट मैं क्या देखता हूँ कि लेट वी स्टार्ट अ मैच। अब यहाँ क्या है जी, लेट है। तो लेट वर्ड मिला, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, जहां कहीं भी लेट आएगा वहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिएगा। प्रीपोजिशन आएगा इंपॉर्टेंट रखिएगा, मेन वर्ब आएगा इंपॉर्टेंट रखिएगा। यही सब मेजर चीजें अगर आप देख लेते हैं कि कहां से क्वेश्चन बनता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, आराम से चीजों को कैच कर लेंगे। तो फिर यह देख लीजिएगा, लेट वी स्टार्ट अ मैच। तो यहाँ लेट है, लेट के बाद क्या है जी, वी है, और वी किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो लेट का जो वी का ऑब्जेक्टिव केस है क्या होगा, लेट अस स्टार्ट अ मैच। चलो एक खेल खेले या मैच शुरू करें। लेट आई गो नाउ। देखिए लेट के बाद आया है आई, और आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो क्या होगा, लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से इसको छाप लीजिए। जैसे जैसे मैंने जिसके जगह किया है सेम वैसे ही कॉपी में लिखना है, आपको काटना है, सर्किल करना है, मिलाना है, सारा कुछ इस तरीके से। केवीएस में आया होगा वो तो, केबीएस में तो आया था, बहुत क्वेश्चन आया था, इसी से आया था। सेम ऑब्जेक्टिव केस का ही एक तरीके से, या नेक्स्ट कर लेना, छठवां रूल कर लेना। और प्रोनाउन सीक्वेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक, सीक्वेंस की बात का जैसे करने का मतलब क्या है कि जब एक सेंटेंस में कई तरह के जो प्रोनाउन है इस्तेमाल हो जाए, यानी जैसे कई तरह का प्रोनाउन का मतलब कि फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन, सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन, थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन एक ही में मिक्स करके या एक ही साथ दे दे, तो फिर हम कैसे उनको, किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में। तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया जा रहा है, तो दो तीन एक, यानी पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। अगर निगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो आप दिमाग में एक कोडिंग बना लीजिएगा कि ये उल्टा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 3 2, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 क्या हुआ, आपका निगेटिव स्टेटमेंट हुआ, और 2 3 1 क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, तो देखिएगा, ही आई एंड यू विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यू बिजनेस। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि निगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव में क्या बोला गया है, 2 3 1। अभी आपके पास जो एग्जांपल है इसमें ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या है, सेकंड पर्सन है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर गलत हो गया। अभी आप इस्तेमाल क्या करोगे,
फर्स्ट पर्सन की, सेकेंड पर्सन की, थर्ड पर्सन, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखोगे क्या, यू, उसके बाद से थ्री कौन है, ही, एंड आई। समझ में आ गया ना? तो ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, क्लियर। सेकेंड में देखता हूं, देयर शुड बी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निगेटिव से मीनिंग है कि पॉजिटिव है, ग्रेट वैसे ही पॉजिटिव वर्ड है, तो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो अब आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट में ध्यान देना है, 2 3 1 ले जाना है। अगर 2 नहीं है तो 3 1 ले जाओ, ठीक है ना। अगर 2 नहीं है तो क्या ले जाएंगे, तो भैया पहले तो 2 3 1 ले जाएंगे। अगर ये नहीं है, अगर 2 नहीं है तो फिर क्या ले जाएंगे, 3 1 करके लेके जाएंगे, क्रम तो वही रहेगा ना। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ मी जो है क्या है जी, मी आई का ऑब्जेक्टिव कैसे है, तो ये फर्स्ट पर्सन में है, क्या है, फर्स्ट पर्सन में, और ये क्या है, थर्ड पर्सन में, और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, 3 1 ले जाएंगे, यानी हिम एंड मी, और ये आपको मिल गया 3 1 का केस, और ये राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखना, तो यानी ये 2 एग्जांपल तो हमको किसके मिल गए, पॉजिटिव के मिल गए। इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, ही एंड आई आर नॉट सीरियस दैट में, अब देखो नॉट सीरियस, सीरियस होना पॉजिटिव है और नॉट सीरियस होना क्या हो गया जी, नेगेटिव। लेकिन किस पे नॉट सीरियस है, देखो मे कॉज हार्म टू अस, वो इस बात से क्या है, सीरियस गंभीर नहीं है कि यह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है ना। जब इस बात से अनभिज्ञ हो आपकी, मुझे किसी को नुकसान होगा, फायदा होगा, तो इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में तो आपको सेंटेंस कैसा मिल गया है, निगेटिव। निगेटिव में क्या आता है, 1 2 3, यहाँ क्या है जी, ये 3 है और ये फिर क्या है, 1 है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ये तो पॉजिटिव का हो गया, तो हम निगेटिव में क्या बनाएंगे, आई एंड ही, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3। अगर फर्स्ट है 2 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 को लाएंगे। फर्स्ट नहीं है 2 है 3 है, 2 3 को लाएंगे, ठीक है ना। 2 नहीं है, फर्स्ट है 3 है, तो फर्स्ट 3 को लाएंगे। समझ में आया ना, उसको सीक्वेंस बनाइएगा। यहाँ एक एग्जांपल देखिएगा, यू ही एंड आई आर फाउंड गिल्टी नाउ। गिल्टी क्या होता है जी, अपराध, ठीक है ना। तो अब पाया गया क्या जी, अपराधी पाया गया है। तो अपराधी पाया गया ना, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अपराधी पॉजिटिव होते हैं सब। कौन ऐसे अपराधी है कि क्या पॉजिटिव काम करता है, अपराधी का मतलब निगेटिव काम होगा। तो यहाँ निगेटिव सेंस में हमको 1 2 3 लाना है। ये क्या है, 2 3 और ये क्या आ गया, 1। क्योंकि ये है किसका, पॉजिटिव का, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। तो हमको निगेटिव बनाना है। निगेटिव में क्या लाएंगे, निगेटिव में क्या लाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 1 2 3 यानी 123। तो आई ही क्या, यू एंड ही, ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए, समझ में आ गया। तो ये बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, के बाद ही था ना, ऑब्जेक्टिव केस में ही था ना। तो उसके बाद से मतलब हम ये पूरा प्रोसेस देख रहे हैं कि जब प्रोनाउन कंपाउंड केस में आ जा रहा है, या उसके साथ ये देख रहे हैं कि मतलब एक साथ कई प्रोनाउन आ जा रहा है, तो फिर उसका क्रम कैसा होगा, उसके लिए क्या यूज होगा। तो ये जो रूल बोल रहा है, ये यह कह रहा है कि कंपाउंड केस ऑफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रियर टर्म या प्रायर टर्म। ये प्रियर वही वाला है ना जिसको प्रियरिटी बोलते हो। प्रियरिटी का हिंदी अगर इसको नहीं समझ पा रहे होते हैं, हिंदी अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना प्रमुख, प्रमुख नहीं प्रमुख, प्रमुख क्या होता है। खैर, इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक सेंटेंस में 1 2 3 के केस में अगर आपको क्या दिखता है,
1 2 3 के केस में आपको क्या दिख रहा है? प्रोनाउन दिख रहा है। तो आपको क्या ये सारे केस, ये सारा क्या है, ये क्रम जो सीक्वेंस दिखा रहे क्या है? प्रोनाउन का सीक्वेंस है। तो प्रोनाउन अगर 1 2 3 दिख रहा है तो 1 2 3 में अगर आप ये देखें तो 1 से अगुवाई हो रहा है, तो 1 के अगुवाई में क्या आता है? आई और वी आता है। तो हमको इसका प्लूरल ही हमेशा लिखना है। क्या लिखना है? प्लूरल लिखना है। जैसे अगर 2 3 से हो रहा है तो प्रियर टर्म में 2 आया है, तो इसलिए 2 का प्लूरल क्या होगा? यानी सेकेंड पर्सन में यू आता है ना, तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब 3 3 का केस बन रहा है, तो 3 में ही सी इट दे आता है, और उसमें जो दे है वह केवल प्लूरल है, बाकी के सारे क्या है? सिंगुलर है। तो यही बात, तो अब हम दे के अकॉर्डिंग 3 3 वाला केस आएगा तो दे का, 2 3 का केस आएगा तो यू का, 1 2 3 का केस आएगा तो वी का यूज करेंगे। हो सकता है कि ये न रहे तो थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, देखिएगा यू, ही एंड आई, तो ये किस पर आता है जी? 2 पे। ये किस पर आता है? 3 पे। और ये किस पर आता है? 1 पे। तो हमारी प्रायोरिटी किसके तरफ गई है? 2 3 1। तो 2 3 1 आने का मतलब क्या है? यहाँ यू, ही एंड आई आर सीरियस, यहाँ तक क्लियर है? फॉर योर फ्यूचर। तो अगर यू से दूसरे नंबर से अगुवाई हुई है तो दूसरे की अगुवाई यू है, तो इसलिए यू के लिए क्या आया है? योर आया। ये चेक कर लेना तो जरा। नेक्स्ट देखिएगा, आवर फ्यूचर में और योर फ्यूचर में आपको बैलेंस करना है। तो पहले आगे वाला देख लीजिएगा। इसका पहले देखिए, अभी मैं उसको रीचेक कर रहा हूँ। हाउ कैन यू से दैट, ये दिमाग में रखिएगा। हाउ कैन यू से दैट, समझ में आ गया? कैसे तुम कह सकते हो, नहीं, कैसे तुम कह सकते हो कि, ये हो गया। यू एंड ही, यू एंड ही, यू क्या है जी? दूसरे पर है। ही कितने पर है? तीसरे पे। ही सी इट तीसरे पर्सन में होता है ना, तो यू एंड ही, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, बोथ कैन, बोथ का मतलब क्या होता है जी? दोनों। तो इसको इससे मतलब नहीं रखना है। बोथ कैन किल फॉर देयर प्रॉफिट। तो प्रियरिटी किससे आ रही है जी? यू से आ रही है। तो यू से आ रही है तो यहाँ क्या लगेगा? योर लगेगा, ना कि देयर लगे। यू के लिए क्या लगेगा? योर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो जिससे प्रियरिटी होगी, जो मैंने यहाँ बताया कि अगर 2 पहले आ रहा है तो इसकी प्रियरिटी है, तो इसके जगह चेंज करेंगे। 1 2 3 में जो इसका प्लूरल होगा उससे चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये देखेंगे, जैसे ही एंड सी, ही क्या है जी? थर्ड में है, और सी भी क्या है? थर्ड में है। बोथ हैव, विल हैव टू मेंटेन, मेंटेन पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। मेंटेन थिंग आवर गुडनेस, तो यहाँ क्या है जी? 3 और 3 का केस आया। तो जो ये ही है और जो ये सी है, ये दोनों किस फॉर्म में है? सिंगुलर टर्म में है। तो जब ये दोनों सिंगुलर टर्म में है तो इसके लिए भाई 2 आए हैं, तो 2 के लिए हम यहाँ आवर तो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? उसी जो पर्सन का जो प्लूरल टर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड का प्लूरल केस क्या होता है? ही सी इट दे। ये 3 होता है, जिसमें ही सी इट सिंगुलर होता है और दे क्या होता है? प्लूरल होगा। तो इसलिए यहाँ आवर की जगह अब दे का प्लूरल, दे का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है जिसके बाद एक नाउन आता है, क्या हो जाएगा? देयर। ये नाउन है। NESS जब लगता है तो कौन सा नाउन होता है? बोलना जरा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। किसी भी शब्द में NESS या HOOD SHIP ये बताए थे ना, अगर लगता है तो सब किस में जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ आप मेरी बात एक तरीके से समझ गए। ये वाला लिख डालो जैसे लिखा गया। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव को जानते ही हो कि ये प्रश्नवाचक होगा, और ये क्या होगा? संबंध वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला। तो वाचक ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में आता है जैसे प्रश्नवाचक प्रश्न को बताने वाला, संबंधवाचक संबंध को बताने।
तो एक ही शब्द जो होगा वो प्रश्नवाचक के लिए भी इस्तेमाल होगा और संबंध या जोड़ने के भी काम करेगा। तो यहाँ देखेंगे जैसे एक शब्द है WH वर्ड, पहले हम कुछ देख ले रहे हैं। WH अगर आप कुछ वर्ड देख रहे हैं तो उसमें ऊपर से आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये WH वर्ड है। इनके अलावा अगर आप देखें तो एक हाउ है और एक दैट है। तो वाट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक में जाएंगे तो क्या, और रिलेटिव में जो। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होगा इसका? तो स्टेटमेंट के लिए, जैसे आप पूछते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना। स्टेटमेंट की वजह से जवाब होगा आई एम वीपिंग, आई एम लाफिंग, ये हो सकता है कि नहीं? तो ये वाली बात होगी कि स्टेटमेंट के लिए हो जाएगा। दूसरा जो है व्हेन, कब, प्रश्नवाचक होगा तो कब, और जब रिलेटिव होगा तो जब। तो ये टाइम के लिए प्रयोग होता है जब आप पूछते हैं कि व्हेन यू आर कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो सकता है ना, इस तरीके से। तीसरा क्या है, वेयर, यानी कहाँ, प्रश्नवाचक में कहाँ और रिलेटिव में जहाँ। विच, कौन सा, कौन सी, प्रश्नवाचक में, और रिलेटिव में जो। नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होगा, और कहाँ जहाँ किसके लिए है, प्लेस के लिए, स्थान के लिए। कहाँ जा रहे हो तो मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। वाई, क्यों, जब आप किसी से पूछते हैं क्यों तो इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक में कुछ रीजन जानने की बात कर रहे हैं, कारण जानने की बात कर रहे हैं। रिलेटिव में इसको क्या बोला जाएगा, ज्यों। होम, किसको, और रिलेटिव में क्या बोलेंगे, जिसको। और ये ऑब्जेक्टिव केस, जब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि जो हु है उधर जाकर बाय होम हो गया है, ठीक है ना। तो वो एक चीज देखेंगे। हुज, किसका, जिसका, किसके लिए, पॉजेसिव सब्जेक्ट, संबंध बताने के लिए। हु, कौन, प्रश्नवाचक, जो सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए आता है। नहीं कहते कौन आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली चीज सब्जेक्ट को जानने के लिए। और इसका रिलेटिव में क्या भी नहीं होगा, जो आप यूज में देख रहे हैं सब्जेक्ट जानने के लिए होता है। हाउ, कैसे, हाउ कैसे, जैसे, ये होता है अवस्था जानने के लिए। जब आप किसी से पूछते हैं ना कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उसकी अवस्था ही तो जान रहे हैं ना, उसकी कंडीशन को जान रहे हैं। यही होता है ना कि कुछ और होता है? तो कहीं का टेंशन में होगा, कहाँ टेंशन में है? ये देख तो रहे हैं मतलब भयंकर टेंशन में दिख रहा है। जैसे अब होली के बारे में कह दिया गया तो एकदम टेंशन में हो गया आदमी। इसकी एक और बहुत खास बात है, एक बार बारात गया था और वहाँ वो छोटी पैकेट आती है ना नमकीन वाला, तो लेके चला आया, खाया नहीं लेकिन लेके चला आया। बाद में एक दिन रोड के किनारे बैठ के खा रहा था, तो पूछे कहाँ से ये पैकेट, क्योंकि पैकेट वो बारात में ही ज्यादा मिलता है, बाहर कहाँ मिलता है, थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। कोई बात नहीं, चलो हाल कैसे देख लेना। ये दैट की जो, अब दैट का प्रयोग देखिए, एक तो होगा फास्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि मतलब एक ग्रुप होगा, उसमें से किसी एक को निकाल के बात की जा रही होगी। दूसरा क्या होता है, ग्रुपिंग वर्ड्स, जब किसी ग्रुप की बात हो रही होगी वहां, अभी एग्जांपल देंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक होगा कॉम्बिनेशन, नाउन, नाउन के कॉम्बिनेशन को लेके जहां बात हो रही है वहां दैट का प्रयोग होगा। फॉर ओनली और सम के केस में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, दैट का प्रयोग फॉर व्यू यानी दृष्टिकोण के लिए भी प्रयोग होगा, ठीक है ना। आपका क्या व्यू है, इस पे क्या दृष्टिकोण है, क्या आइडिया है। अब वो बात जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, जो एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है और जो गलती आपसे हो जाएगी, तो वो क्या है जरा उसको देखिए। पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को लेके स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा, ठीक है ना, जिसको अभी आपने लिखा ये पूरा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड जो है, WH वर्ड के बाद, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ रहेगा, WH वर्ड जो है इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा वो VSO होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। VSO यानी ये क्या है, वर्ब है, और ये सब्जेक्ट और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि जब प्रश्नवाचक शब्द आप लिख देंगे, और प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रश्नवाचक शब्द है
तो वह पहले वर्ब को लेगा, फिर सब्जेक्ट को लेगा, फिर क्या लेगा, ऑब्जेक्ट को लेगा। लेकिन अगर यही WH वर्ड अगर मैं यह देखता हूँ WH वर्ड है और रिलेटिव के लिए है तो SVO स्ट्रक्चर को लेगा, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये किसका है जी? ये है किसका? रिलेटिव का। ये किसका है? रिलेटिव का। और ये किसका है? इंट्रोगेटिव का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप कैसे बोल सकते हैं इसको कि आई वांट टू नो, आई वांट टू नो, ठीक है ना? आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। अब यहां क्वेश्चन देख रहे हैं ना? तो यहां तक तो आपका सामान्य है, क्या है? बिल्कुल सामान्य है। लेकिन यहाँ क्या आपको दिख रहा है? वाट है, WH वर्ड है ना? तो अब ये देखना है कि अंतिम में क्वेश्चन साइन है, एक तो यह चीज हो गई, और उसके बाद से आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। यहाँ शब्द क्या दिया? आई वांट टू नो, जानना चाहते हैं। देख रहे हैं ना? किसी के बारे में जानना, इसका मतलब कि वहाँ प्रश्न क्रिएट हो रहा है, प्रश्न पूछने से संदर्भित है। तो ये वाली बात है, अगर ये प्रश्नवाचक है तो ये योर नेम सब्जेक्ट जो है क्या आ गया है? पहले आ गया, जो कि क्या है? गलत है। आप क्या बोलते हैं कि आई वांट टू नो व्हाट इज योर नेम, ये बोलते हो ना? अरे यही बोलते हो कि नहीं बोलते? तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब के दो केस, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब आया यहाँ, और उसके बाद से यहाँ सब्जेक्ट आ गया। मेरे ख्याल से ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सही होगा, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? उसके बाद से क्या है? WH वर्ड में अगर SVO अगर रिलेटिव प्रोनाउन का है, अभी इसको आगे भी हम लोग देखेंगे, कल आज यहीं तक बात होगी। जैसे आई नो व्हाट डू यू वांट। देखिए, आई नो व्हाट डू यू वांट। आई नो जानता है, तो क्या यहाँ प्रश्नवाचक बन रहा है? नहीं बन रहा। वो जब जानता है तो इसका मतलब वो चीजें और सब कुछ जान गया है, ठीक है ना? आई नो व्हाट डू यू, तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया जी? पहले आ गया, और सब्जेक्ट क्या हो रहा है? बाद में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक का होता है ना कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन रिलेटिव में मैंने क्या बोला है? सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? इन दोनों को पहले तो इसको डू को हटाओगे और लिखोगे आई नो व्हाट यू वांट। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, कोई प्रश्नवाचक की जरूरत नहीं रहेगी, प्रश्नवाचक यानी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी। तो समझ में आ गया पूरा प्रोसेस? सब्जेक्ट आया और उसके बाद से क्या आ गया? सब्जेक्ट आया और उसके बाद से क्या आ गया जी? वर्ब आ गया, और ये रिलेटिव का है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको समझना होगा। एग्जामिनर प्लेस को लेके इधर उधर खेल खेलता है। टोटल जो खेल होता है वो प्लेस को लेके और उसमें कुछ चेंजेस को लेके होता है। अगर वो समझ में आता है तो आप ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। कल हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और ये कैसे कैसे जितने भी लिखवाए गए हैं टर्म्स, इनके एग्जाम्पल कैसे कैसे पूछे जा सकते, ठीक है ना?